यस। आवाज ओके। गुड मॉर्निंग इंडिया, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजीव मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूं एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस में। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, बोलते ही नहीं करके दिखाते हैं। सुबह के 6 बज चुके हैं और आज हम लोग करने वाले बहुत ही शानदार सेशन। तो आई होप सभी लोग नींद से प्रॉपर जाग चुके होंगे। और आज मैं आपके कमेंट नहीं देख पाऊंगा कुछ कारण से, ठीक है। तो ऐसा मैं मानूंगा कि आप सेशन में एक्टिव रहोगे और प्रॉपर तरीके से जाग चुके होंगे, ठीक है। तो सभी लोगों को नमस्कार, सभी लोगों को आदाब। एक बार जल्दी से लिंक को कॉपी करो, जहां जहां हो सके वहां तक लिंक को क्या कर दो, शेयर कर दो, ठीक है, टू एवरीबॉडी। ओके और आज हम लोग एट द लास्ट में एक ऐसा टॉपिक जो आपको समझना बहुत जरूरी, जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं उनका दर्द होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो आज हम लोग उस पर भी चर्चा करने वाले हैं एट द लास्ट में, क्योंकि हम डेली कुछ ना कुछ बर्निंग टॉपिक पे सेशन लेके आते हैं। सभी लोगों को राधे राधे, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग इंडिया। चलिए तो सेशन की शुरुआत करते हैं और बहुत ही प्यारा सेशन आज होगा आप लोगों के साथ, ठीक है। आज के सेशन में आज हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, जैसे आज क्यों फेमस डे तो नहीं, आज करंट अफेयर्स एमसीक्यू देखेंगे, राष्ट्रीय समाचार देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय समाचार देखेंगे, इकोनॉमिक न्यूज को देखेंगे और साथ में मैंने बोला एनपीए बूस्टर को भी आज हम लोग देखने वाले हैं, टू एवरीबॉडी। तो कहीं ना कहीं पूरा सेशन बहुत देखना। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि पूरा सेशन देखिए, उसके बाद ही आप एनालाइज करेगी आपको इस सेशन में क्या क्या मिलता है, ठीक है। चलिए बहुत प्यारे से कोर्स से मैं दिन की शुरुआत कर रहा हूं। खुद पर काबू पा लेना ही मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण जीत होती है। समझ रहे दोस्तों, यानी आपको अगर खुद पे आपने अपने को कंट्रोल कर लिया ना, खुद पे, तो याद रखना आप कुछ भी जी सकते हो। तो सबसे पहले याद रखना आपको खुद पे यकीन करना होगा, टू एवरीबॉडी के लिए, है ना। बहुत लोगों को खुद पे यकीन ही नहीं होता, पता नहीं हम क्या कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम जॉब ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो पहले खुद पे यकीन तो करो, ठीक है। और जो भी आपकी बैड हैबिट्स हैं उन पे काबू पाइए। सोना है बिल्कुल सोइए, लेकिन प्रॉपर तरीके से कहते हैं मॉर्निंग में उठ जाइए, क्योंकि मैंने कहा है जो जागा सो पाया और जो सोया वो खो गया, ठीक है। चलिए आज है दिन 28 फरवरी और आज एक बहुत ही खास दिन है। आपको मैं बता दूं कि नेशनल साइंस डे आज हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं वो किन के लिए करते हैं, क्या ऐसा रीजन होगा, तो जरा समझते हैं। हम सभी लोगों को पता होगा बहुत ही फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम है सीवी रमन। इनफैक्ट भी उन्होंने इसका आविष्कार किया, तो उनका बर्थडे है। उनका बर्थडे था कब? 28 फरवरी 1928 को इनका जन्म हुआ था। तो उनके जन्मतिथि के लिए हम लोग, इनके जन्मतिथि को मनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, क्या मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, याद रखना, जिसका नाम है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। मेरा यहाँ एक क्वेश्चन आप लोगों से, मुझे बताओ कमेंट करके कि हमारे देश में वर्तमान में विज्ञान मंत्री कौन है। हमारे देश में वर्तमान में विज्ञान मंत्री हैं दोस्तों, तो उनका बहुत प्यारा सा नाम है, उनका नाम है जितेंद्र सिंह, जिनके पास 2 मंत्रालय हैं। याद रखना, इनके पास 2 मंत्रालय हैं। पहला मंत्रालय हमारे यहाँ कौन है, उसको कहते हैं विज्ञान मंत्रालय है। पहला मंत्रालय हमारा विज्ञान मंत्रालय है। और दूसरा याद रखना, उनके पास जो मंत्रालय है उनका नाम है नॉर्थ ईस्ट, को भी वो लीड करते हैं, ठीक है। तो याद रखना 28 फरवरी बोले तो नेशनल साइंस डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अगला हमारा है आज ही के दिन हम लोग याद रखना दुर्लभ रोग दिवस, यानी कि आई सपोर्ट रेयर डिजीज डे भी आज मनाया जाता है। जैसे कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो मतलब बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट होते हैं, तो उनको भी आज हम लोग मनाते हैं कि कैसे उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा आज का इंपॉर्टेंट डेट बेटा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, बताओ इसका आंसर जल्दी से क्या होगा। और ऐसा मैं बोल दिया था मैंने स्टार्टिंग में ही कि आज मैं कमेंट नहीं देख पाऊंगा कुछ कारणों से, वो कारण मैं बताऊंगा क्लास के बाद, ठीक है। क्यों मैं आपकी कमेंट आज नहीं देख पा रहा हूं वो कारण मैं बताऊंगा आपको क्लास के बाद। तो पूरा सेशन देखना है और बताना मुझे लास्ट में, ठीक है, टू एवरीबॉडी। ऐसा कौन सा स्टेट है या यूटी है जिसने भी हाल ही में एक पॉलिसी अप्रूव कर दिया है, पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि हाल में ही कौन सी राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की नीति को मंजूरी दे दी है। उसका नाम क्या है? गोवा, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख? व्हाट इज द राइट आंसर? अगर मैं बोलूं इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, तो याद रखना वो स्टेट हमारा हो गया जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने साफ साफ कह दिया है कि हमारे यहां जो एफडीआई है उसको हमको बढ़ावा देना है।
उसको हमको बढ़ावा देना है 100% तक, यानी कि जितना विदेशी निवेश होगा। एक समय आपको याद होगा जम्मू में कोई निवेश नहीं करना चाहता था, क्यों? क्योंकि जम्मू फेमस था बस कश्मीर मामले को लेकर, तो कोई भी बड़ी कंपनी वहां सेटअप नहीं करती थी, कोई भी निवेश वहां नहीं होता। लेकिन जब से जम्मू एक अलग यूटी बन गया और आर्टिकल 370 वहां से हट गया, तो हर कोई वहां पे निवेश करना चाहता है। तो याद रखना, वहां के जो गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, वहां के जो गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, उन्होंने साफ साफ कहा कि हम जम्मू में जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें निवेश करना चाहते हैं। याद रखना कितना प्रतिशत? 100%। ये बात आप सभी लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है। यहां पर अभी कौन है लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर मैं बोलूं तो उनका नाम है मनोज सिन्हा। उनका नाम है मनोज सिन्हा। उनका नाम है क्या? मनोज सिन्हा, ठीक है। आसाम में मुख्यमंत्री कौन है मुझे बताओ कमेंट करके। गोवा में मुख्यमंत्री कौन है मुझे बताओ कमेंट करके। और मुझे बताओ लद्दाख में मुख्यमंत्री कौन या गवर्नर कौन है, बताओ मुझे कमेंट करके जरा जल्दी से। याद रखना लद्दाख भी हमारा यूटी है और वहां पे जो गवर्नर है उनका नाम है आर.के. माथुर। उनका नाम है आर.के. माथुर। याद रखना लद्दाख में जो है उनका नाम है आर.के. माथुर। अगर मैं आसाम के बारे में बोलूं तो पता होगा आपको, आसाम में हमारा हेमंता जी हैं, वहां के मुख्यमंत्री हैं। और अगर मैं गोवा के बारे में बोलूं तो पता होगा यहां पे इलेक्शन भी है और यहां पर जो प्रमोद सावंत जी हैं ये यहां के मुख्यमंत्री हैं। यहां मेरा क्वेश्चन आप लोगों से मुझे बताओ कमेंट करके, हमारे देश में अगर मैं एफडीआई की बात करता हूं तो हमारे देश में किसी भी सरकारी बैंक में एफडीआई कितना % होना चाहिए मुझे बताओ कमेंट करके जरा जल्दी से। कितना हो सकता है हमारे देश में एफडीआई %? तो याद रखना अगर बैंक की बात करता हूं दोस्तों तो समझना जरा ध्यान से, ठीक है। बैंक में दो तरह के बैंक होते हैं, एक होता है सरकारी और एक होता है प्राइवेट। अगर सरकारी बैंक की बात करते हैं तो याद रखना उसमें निवेश हो सकता है 20% हमारा एफडीआई। ये याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। अगर सरकारी बैंक की बात करते हैं तो 20% और अगर प्राइवेट बैंक है तो याद रखना 74% निवेश हो सकता है। 74% निवेश हो सकता है। ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू एवरीबॉडी। चलिए आगे चलते हैं। अगला बताओ दूसरा क्वेश्चन क्या है। किस संस्थान ने भारत के कोविड-19 वैक्सीन विकास और प्रशासन यात्रा का दस्तावेजीकरण करने वाली रिपोर्ट जारी की? मतलब कहने का हमारे देश में कितने लोगों को कोविड-19 के वैक्सीनेशन लगे, क्या रिपोर्ट है, व्हाटएवर, इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। तो ये तैयार करने वाली जो रिपोर्ट है इसको किसने तैयार किया आपको ये बताना है, जल्दी से बताओ। क्या नीति आयोग ने किया है, क्या जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने किया, क्या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने किया, या इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने किया? किसने इस रिपोर्ट को तैयार किया? तो याद रखना अगर मैं इस रिपोर्ट के बारे में बोलूं तो इस रिपोर्ट को तैयार किया इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। याद रखिएगा इसमें एक बहुत प्यारा सा पॉइंट है, हम सभी लोगों को पता होगा पीएम केयर फंड के बारे में, ठीक है। इस फंड से टोटल 100 करोड़ रुपीस दिया गया है इनको। कितना करोड़ रुपए दिया गया? टोटल 100 करोड़ रुपीस दिया गया है इनको कि आप ये रिपोर्ट तैयार करिए कि भाई हमारे देश में जो कोविड वैक्सीनेशन हो रहा है उसकी प्रॉपर नॉलेज तो हमें होनी ही चाहिए, ठीक है। चलिए जरा देखो ध्यान से, वही मैंने जो कहा क्या है, द रिपोर्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन फोकस ऑन एडॉप्टेशन ऑफ मोबाइल ऐप जैसे कोविन का बारे में है ना, आरोग्य सेतु ऐप के बारे में, इन जैसे मोबाइल ऐप को भी रिपोर्ट में बताया गया, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत ही शानदार ऐप है, आप प्रॉपर उसमें चेक पाते हो कि आपको वैक्सीन लग चुकी है कि नहीं लग चुकी है, कब लगी, क्या रिपोर्ट, सब कुछ इसमें बताया जाता है, ठीक है। और कितना सपोर्ट किया गया? 100 करोड़ रुपीस। कहां से? पीएम केयर फंड से सपोर्ट किया गया, ठीक है। बढ़ता हूं अगले खबर पर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अभी हाल ही में हेल्थ स्टार रेटिंग ने एक हाल ही में एक इनिशिएटिव लिया है, किसके साथ? हेल्थ स्टार रेटिंग ने किसके साथ एक इनिशिएटिव लिया है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फसई, नाबार्ड या नीति आयोग? याद रखना इसका आंसर हमारा होगा फसई। हम सभी लोगों को पता होगा इसका पर्पस ही क्या होता है हमारे देश में, जो फूड सेफ्टी है, इसका पर्पस ही क्या होता है हमारे देश में, फूड सेफ्टी जो है ये उससे रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ये फूड सेफ्टी से रिलेटेड है। याद रखिएगा किससे रिलेटेड है? ये फूड सेफ्टी से रिलेटेड है। हमारे देश में कृषि की बात करें तो नाबार्ड आया था। याद रखना नाबार्ड की स्थापना 1982 को की गई थी। नाबार्ड की स्थापना 1982 को की गई थी। इसमें 100% शेयर का जो मालिक है वो मालिक है कौन? भारत सरकार इसका मालिक है।
इसका मालिक कौन है? इसका मालिक है भारत सरकार, इसका मालिक है दोस्तों, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह मुंबई में है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है। तीसरा मुझे बताओ जरा जल्दी से कि इसके हेड कौन है, तो इनका नाम है जी.आर. चिंटाला। इनका नाम है जी.आर. चिंटाला, जो वर्तमान में इसके दोस्तों हेड हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे बताओ कि नाबार्ड का दूसरा नाम क्या है? मुझे बताओ जरा जल्दी से, नाबार्ड का दूसरा नाम क्या है? नाबार्ड का दूसरा नाम क्या है, आप मुझे बता देना। वैसे होता है इसका दूसरा नाम क्या है, तो याद रखना इसका दूसरा नाम जो है वो क्राफी कार्ड है। इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? तो याद रखना क्राफी कार्ड है इसका दूसरा नाम। क्राफी कार्ड इसका है दूसरा नाम, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं नीति आयोग के बारे में, तो याद रखना हमारे देश में जो भी पॉलिसी बनती है, जो भी पॉलिसी बनती है, हमारे देश में पहले योजना आयोग हुआ करता था, ठीक है, 17 के पहले। तो जो भी योजना, जो भी पॉलिसी बनती है, याद रखना वह नीति आयोग उसको बनाता है। जो भी पॉलिसी मेकिंग है, जो भी पॉलिसी मेकिंग है कि हमारे देश में क्या पॉलिसी बननी चाहिए, हमारे देश में क्या रिपोर्ट होना चाहिए प्रॉपर, वटेवर सारा काम नीति आयोग करता है। और नीति आयोग में याद रखना जो हमेशा नीति आयोग में हेड होता है, जो हेड होगा वो हमेशा देश का पीएम होगा, यानी जो भी देश का पीएम होगा वही नीति आयोग का हमेशा हेड होगा। अब मुझे बताओ जरा जल्दी से कि आंसर इसका क्या होगा? आंसर इसका फसाई हो गया, ठीक है। फसाई का फुल फॉर्म क्या है, मुझे बताओ जरा जल्दी से। तो जरा ध्यान से देखो, फसाई का फुल फॉर्म क्या होगा? फसाई का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखना, इसको हम लोग कहते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैं फिर से बोल रहा हूं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिस इज कॉल्ड फसाई कहते हैं, ठीक है। बताओ अगला क्वेश्चन। किस केंद्रीय मंत्रालय ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए राष्ट्रीय रणनीति शुरू की है? विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग? किस केंद्रीय मंत्रालय ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए राष्ट्रीय रणनीति शुरू की है? उसका नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। किसने इसको शुरुआत किया? मुझे बताओ जरा जल्दी से, आंसर क्या होगा टू एवरीबॉडी? आंसर क्या होगा बताओ? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। आई होप एक बात याद रखना, आज तो मैं देख नहीं पा रहा हूं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने सेशन को शेयर कर दिया होगा। मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया होगा, क्योंकि याद रखना मैं कभी भी छुट्टी पे रहता हूं, मेरी कोई भी क्लास मिस नहीं होती है। भले ही मैं क्लास रिकॉर्ड करके करवाऊं, लेकिन मेरी क्लास जरूर होती है। ये मैं बताऊंगा आज कारण कि मैं आपके कमेंट आज क्यों नहीं देख पा रहा हूं, ठीक है। चलिए, प्रॉमिस। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? इसका आंसर हमारा हो गया, याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला, कौन सा संस्थान हमारे देश में भारत में सभी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट को अधिकृत करता है? यानी कि हमारे देश में जो भी मीडियम होता है पेमेंट का, विच इज नोन एज द पीपीआई इंस्ट्रूमेंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है ना, उनको ऑथराइज कौन करेगा? तो भाई हमारे देश में एक ही तो ऑथराइज करने का अधिकार है, उसका नाम है आरबीआई। कभी भी कंफ्यूज मत होना, देखना जब भी कहीं एग्जाम में पूछे कि कौन करता है सुपरवाइज, जरा समझना, कौन करता है सुपरवाइज, तो आंसर हमारा क्या होगा? तो आंसर हमारा होगा एनपीसीआई, नंबर 1, ठीक है। जब सुपरवाइज किया तो क्या आंसर हमारा हो गया? एनपीसीआई। और जब भी कहीं एग्जाम में पूछे कि कौन रेगुलेट करता है, कौन रेगुलेट करता है, तब याद रखना जो आंसर हमारा होगा वो आंसर हमारा आरबीआई होगा। गॉट इट? मतलब कहने का मैं ये कह रहा हूं, जब भी कहीं जैसे आप इंडिया में कुछ भी पेमेंट करवा लो, तो याद रखना उन सबको जो सुपरवाइज करता है वो करता है एनपीसीआई, और कौन रेगुलेट करता है? तो करता है एनपीसीआई। याद रखना, एनपीसीआई हमारे देश में आया 2008 में। ये कब आया? 2008 में आके तैयार हो गया। और आरबीआई कब हमारे देश में आया? तो ये आया 1935 में आके तैयार हो गया। अगर मैं बोलूं दिलीप आसवे जी, अगर मैं बोलूं दिलीप आसवे जी जो वर्तमान में इसके हेड हैं, और अगर मैं बोलूं शक्ति कांता दास, अगर मैं बोलूं शक्ति कांता दास, तो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वो 25 नंबर के गवर्नर हैं, 25 नंबर के वो गवर्नर हैं, ठीक है। चलिए, अगर अभी तक आपने अपने फोन में एग्जामपुर का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि और साथ में याद रखना एक बम्पर ऑफर है और उस ऑफर का आज लास्ट डेट है।
आज है तारीख 28 फरवरी, आज के बाद ये ऑफर नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं ऑफर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी कोर्स खरीदते हैं एग्जामपुर का, उस पर आपको डिस्काउंट मिलता है कितना, याद रखिएगा 60% मैक्सिमम। बस आपको करना है क्या है, आपको यूज करना है कोड, इसका नाम है सुपर 60। और जैसे मान लो प्राइस है आपका, क्या आपको यूज करना है सुपर 60, तो सुपर 60 यूज करना है और पड़ेगा डिस्काउंट कितना, 60% आपका ऑफ हो जाएगा। कोई भी कोर्स आप इंडिया में लेना चाहते हैं आपको सारा मिलेगा। अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं और बुक में भी आपको ऑफर चाहिए तो याद रखना एक 30% कम्बो ऑफर चल रहा है, इसका नाम है यूज कोड बुक 30। आपने फोन में ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर सारी बुक्स मटेरियल ऑलरेडी है, ऑर्डर दीजिए, कोड डालिए बुक 30 और आपको मिलेगा डिस्काउंट 30% का। ठीक है, चलिए सभी गरीब बच्चों के लिए है ये। चलिए आज की बड़ी प्यारी सी न्यूज है, तनिष्का कोटिया एंड रिद्धिका कोटिया को अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है क्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गुरुग्राम में। पता होगा आपको, सबसे पहले अगर जब ये योजना स्टार्ट भी हुई थी ना, तो यह याद रखना तभी यह गुरुग्राम में ही स्टार्ट हुई थी 2015 में। और ये कहां स्टार्ट हुई थी, पानीपत में। ये कहां स्टार्ट हुई थी, याद रखिएगा पानीपत में। मुझे बताओ अभी हाल ही में रिसेंट में किसी स्टेट ने अवनी लेखारा को बनाया है इस योजना का एम्बेसडर, वह स्टेट कौन है मुझे बताओ कमेंट करके। अभी हाल ही में कोई स्टेट है जिसने अवनी लेखारा को बनाया अपना एम्बेसडर, वह स्टेट कौन सा है बताओ मुझे कमेंट करके जरा जल्दी से। आंसर क्या होगा टू एवरीबॉडी, आंसर क्या होगा बताओ जरा जल्दी से, आंसर क्या होगा। तो भाई वह स्टेट हमारा है राजस्थान, जहां पे अवनी लेखारा वहां की प्रॉपर रहने वाली है, तो उनको बनाया गया उस योजना का क्या, एम्बेसडर। चलो इस योजना को जरा समझते हैं क्या है ये पूरा योजना। ठीक है, जरा देखते हैं। कहते हैं बहुत ही फेमस इंटरनेशनल चेस प्लेयर, फिडे मास्टर, जिनका नाम है तनिष्का कोटियार, और उसकी सिस्टर जिनका नाम है रिद्धिका कोटिया, आर अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए। कहां पर, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। इसको किसने बनाया, इनको बनाया हरियाणा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर इस योजना के लिए। ठीक है, पता होगा। अगर मैं पूछूं कि इस योजना के बारे में आप क्या जानते हैं, तो याद रखना इसका पर्पस बस एक है, राइट टू ग्रो, यानी कि राइट टू ग्रो, याद रखना राइट टू ग्रो एंड राइट टू एजुकेट, एंड राइट टू एजुकेट। उनको बढ़ने का भी अधिकार है, उनको पढ़ने का भी अधिकार है। दिस इज कॉल्ड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जो हमारे देश में 2015 में स्टार्ट की गई थी, हरियाणा के पानीपत शहर से ही। ठीक है, और इसको स्टार्ट किसने किया था, हमारे देश में जो मिनिस्ट्री ऑफ वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री देखते हैं, उन्होंने इसको लीड किया था। ठीक है, अभी वर्तमान में याद रखना जो स्मृति ईरानी है, अभी वर्तमान में याद रखिएगा जो स्मृति ईरानी है वह इस मिनिस्ट्री को लीड कर रही हैं, वह इस मिनिस्ट्री को क्या कर रही हैं, लीड कर रही हैं। तो एवरीबॉडी ठीक है, चलो अभी हाल ही में जरा हम लोग कुछ रिवीजन करते हैं जरा जल्दी से कि कहां कहां एम्बेसडर किसको बनाया गया। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं बोलूं अभी मैंने कराया था कुछ दिनों पहले, शाहरुख खान को बनाया गया A23 गेमिंग ऐप का ब्रांड एम्बेसडर। मनोज तिवारी जो बहुत फेमस भोजपुरी के स्टार हैं, उनको बनाया गया कहां पर, खादी बिहार का एम्बेसडर। ठीक है, पंकज त्रिपाठी तो भाई भूलोगे नहीं आप, मिर्जापुर नहीं भूलोगे, कालीन भैया नहीं भूलोगे, गैंग ऑफ वासेपुर नहीं भूलोगे। तो उन्होंने एग्रीटेक प्लेटफॉर्म के लिए कृषि नेटवर्क जो ऐप बना है उसका बने हैं वो क्या, एम्बेसडर बने हैं, है ना। उसके बाद दिशा पटानी बड़ी फेमस है यार, कौन सी मूवी थी दिशा पटानी की, अरे क्या मूवी का नाम है, नाम भूल रहा हूं। ठीक है, जो 3 बार सीरीज आ चुकी है उसका क्या नाम है, दिशा पटानी का। वैसे तो बड़ी फेमस उसमें भी है वो जो धोनी वाली कोई मूवी थी। ठीक है, तो इन्होंने बाटा इंडिया को बना दिया अपना एम्बेसडर। ऋतिक रोशन अभी बने हैं गेम्स 24/7 के एम्बेसडर। अक्षय कुमार बने हैं उत्तराखंड के एम्बेसडर।
राजकुमार राव बने हैं अभी हाल ही में एक ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है रिन्यूअल बाय, उसके बने हैं मास्टर। शेफाली वर्मा पता होगा आपको, बड़ी फेमस क्रिकेटर हैं और उन्हें बहुत कम उम्र में यंगेस्ट प्लेयर हैं जिन्होंने शतक मार दिया 50, सचिन को पीछे कर दिया, ठीक है। तो और झूलन गोस्वामी बनी है लीजेंड लीग क्रिकेट की एम्बेसडर। ये याद रखना बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे करीब 2022 के ही आसपास के हैं सारे ही है, ठीक है। सारे आपको याद होने चाहिए, वो मुंह जबानी याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला तो मैंने ये बहुत बार करा है, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा याद रखना 2, नीरज चोपड़ा याद रखना 2, ध्यान से। ये 2 जगह बड़े फेमस है, एक तो जरा फेमस है याद रखना टाटा जो AIG ग्रुप है उसने भी बना दिया एम्बेसडर इसको, और दूसरा याद रखना भी क्यों फेमस है, नीरज चोपड़ा ने अभी प्लांट बेस्ड मीट कंपनी, यानी कि इसमें मटन नहीं मिलेगा गोट का, इसमें मिलेगा प्लांट बेस्ड मटन मिलेगा, ठीक है। उसका नाम है गुड डॉट, इसका बने हैं वो एम्बेसडर, ठीक है। केरला ने इनके नाम पे तो भाई मैस्कॉट भी बना दिया है केरला गेम्स में, यानी कि नीरज चोपड़ा के ऊपर। ये वही है जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, इन्होंने देश का नाम रोशन किया, पदक जीत के गोल्ड मेडल। मिताली राज फेमस क्रिकेटर हैं जो कि अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन एक वाइन है, ब्रांड इनका नाम है जैकब ग्रीक, उसका बना दिया है एम्बेसडर। क्योंकि पता होगा जो जैकब ग्रीक ब्रांड है वाइन का, वो जो टूर्नामेंट हो रहा है 2022 में फीमेल का वर्ल्ड कप, उसमें ये स्पॉन्सर भी है, वाइन का देखो स्पॉन्सर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारी जो अगली खबर है बहुत ही प्यारी है। यूके कहता है कि हम आपको वीजा नहीं देंगे, यूके कहता है हम आपको वीजा नहीं देंगे। उनका एक अपना ही तर्क है, उनका एक अपना ही तर्क है, उनका ये कहना है कि आपको हम वीजा नहीं देंगे। क्यों? वहां पर एक गोल्डन वीजा दिया जाता है, नाम क्या है उसका, गोल्डन वीजा दिया जाता था। पर्पस क्या था कि अगर आप चाहते हो कि आप यूके में कुछ निवेश करो तो बिल्कुल आप निवेश करिए, आपको हम कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट तो देंगे ही देंगे। तो यानी कि याद रखना अब यह वीजा नहीं देगा कौन, यूके। यानी कि यूके ने कहा सुरक्षा चिंताओं को लेकर हमने जो हमारे देश के जो भी निवेशक हमारे विदेश में जो भी, उनको हम यहां पर आने के लिए मना कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल वो ना आए, फिलहाल टेम्परेरी उसको रोका गया। गोल्डन वीजा याद रखना, गोल्डन वीजा का पर्पस ही होता है निवेश करने के लिए। जरा समझते हैं क्या है ये पूरी कहानी, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। एक रूल है, द यूनाइटेड किंगडम में हैज क्लोज द यूके टीयर 1, इसका नाम ही है इन्वेस्टर वीजा। ये उनके लिए है जो जाके वहां निवेश करना चाहते हैं, ठीक है। ऑल्सो नोन एज, उसको हम लोग गोल्डन वीजा भी कहते हैं, इसको बंद किया गया। यानी अब एक भी नए एप्लीकेंट नहीं लिए जाएंगे फ्रॉम ऑल नेशनलिस्ट विथ इमीडिएट इफेक्ट। यानी कि जो पुराने हैं वो तो काम करेंगे, जो पुराने हैं वो तो काम करेंगे, लेकिन नए वीजा अलॉट नहीं किए जा रहे, इसको बंद कर दिया गया, ठीक है। अब जरा देखना रूल क्या है। अगर यूके में आप निवेश करते हो, याद रखना 2 मिलियन पाउंड, जरा समझना, अगर आप यूके में निवेश करते हैं कितना, 2 मिलियन पाउंड, 2 मिलियन पाउंड की बात हो रही है। क्या निवेश की बात हो रही है? पाउंड की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग स्टर्लिंग भी कहते हैं, जिसको हम लोग स्टर्लिंग भी कहते हैं, वहां की करेंसी है। तब आपको यह वीजा दिया जाएगा जिसका नाम है गोल्डन वीजा। याद रखना, इसमें से बहुत सारे टर्म हो गए। मुझे बताओ जरा जल्दी से कि वर्तमान में यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम क्या है। मुझे बताओ अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ने बोनी कपूर, संजय दत्त को गोल्डन वीजा दिया था, वह कंट्री कौन सी है? तो याद रखना वह कंट्री UAE है जिसने वीजा दिया था निवेश करने के लिए, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि यहां के पीएम का नाम क्या है तो उनका नाम है बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन, यहां की कैपिटल बेटा लंदन है और यहां चलता है पाउंड। यहां क्या चलता है बेटा, याद रखना यहां पाउंड चलता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अभी जरा ध्यान से देखना, अभी राइट में कुछ दिनों पहले की न्यूज थी, यूनाइटेड किंगडम ने 70th यानी 70 एनिवर्सरी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ इट्स रूल 2022 द क्वीन लुक टू द फ्यूचर ऑफ द मोनार्की। यानी जरा सोचो 70वीं सालगिरह मनाई गई है वहां के मोनार्की में, विच इज नोन एज द यूके में, ठीक है। वहां की जो एनिवर्सरी है क्वीन एलिजाबेथ ने, जरा सोचो वहां का जो शासक उसका मनाया 70वां साल मनाया गया, ठीक है, रिसेंट में। चलिए आगे चलते हैं। बहरीन क्या कहता है?
अभी हाल ही में बहरीन ने लॉन्च किया है गोल्डन परमानेंट रेजिडेंसी वीजा टू लियो टैलेंट। बहरीन ने प्रतिभाओं को लुभाने के लिए गोल्डन स्थायी निवास वीजा शुरू किया। मतलब अगर मेरे पास कुछ टैलेंट है, मेरे पास अगर कुछ टैलेंट और हम जाना चाहते हैं कहां पर, बहरीन में, तो बहरीन कहता है वेलकम राजीव सर, आप आइए, बिल्कुल आपका स्वागत आपको हम देंगे। कौन सा वीजा आपको हम देंगे? गोल्डन वीजा। कौन सा देंगे? तो जरा समझना, देखो नाम तो यहां एक है बट यहां अंतर हो गया। क्या पता एग्जाम में ये पूछे कि बताओ अभी रिसेंट में यूके ने गोल्डन वीजा पे बैन लगाया, एक कौन सी कंट्री है जिसने अलाउ किया है फॉर अट्रैक्ट द टैलेंट पर्सन लोगों के लिए? तो कंट्री हमारी कौन सी होगी? बहरीन हो गई। यानी आप वहां जाके निवास कर सकते हैं, वहां स्थायी निवासी हो सकते हैं। ठीक है, क्या है जरा इसको देख लेते हैं। इसका पर्पस क्या है कि भाई अगर कोई टैलेंट व्यक्ति वहां पहुंचेगा तो कहने की इकोनॉमी को ही बेनिफिट होगा। देखो पर्पस क्या होता है, बहुत ऐसी छोटी छोटी कंट्री है जिनके पास पैसे नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं आप हमारे देश में आइए, निवेश करिए, आपको भी हम बेनिफिट देंगे और आपको बेनिफिट देने के साथ हमारे देश की इकोनॉमी का भी ग्रोथ होगा। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंट्री जो कहती है हमारे देश में आके आप पैसा लगाए, आपको टैक्स भी नहीं देना होगा। क्यों? उनके पास छोटी इकोनॉमी है। ठीक है, तो इट विल बी नोन एज गोल्डन रेजिडेंस वीजा। यानी कि याद रखना, चाहे गोल्डन वीजा बोले चाहे गोल्डन रेजिडेंस वीजा बोले, कंट्री हमारी कौन सी हो गई? बहरीन हो गई। यानी कि बहरीन ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के प्रयास में विदेशियों के लिए दीर्घकालिक वीजा का निर्माण शुरू कर दिया है। याद रखिएगा, टू एवरीबॉडी। ठीक है, चलो अभी हाल ही में अगर जरा ध्यान देना इस न्यूज में क्या है, डबल द गोल्डन रेजिडेंस द न्यू बहरीन वीजा कैन बी अलॉटेड टू दोज हु रिसीव ए सैलरी। यानी मान लो, जरा सोचो, अगर आप एटलीस्ट 2000 दिनार आपकी अगर सैलरी है, अगर आपकी सैलरी बहरीन में इतनी सैलरी है, दिनार आप मंथली कमाते हैं, यानी कह सकते हैं लगभग कितना होगा, अबाउट होगा $5300, तो आपको वहां पर यह वीजा मिल दिया जाएगा। जरा समझना ध्यान से, आपको यह वीजा मिल जाएगा, आपको यह वीजा मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि जरा समझना, ये कंडीशन है, यह कंडीशन है कि अगर आपको, एक बार साउंड चेक कर लेना सर फोन पर, अगर आपको आपकी सैलरी इतनी है तो आपको ये वीजा मिलेगा, बिल्कुल ये वीजा मिलेगा। ये बात जरूर याद रखिएगा, टू एवरीबॉडी। ठीक है, चलो अगर मैं बोलूं बहरीन के बारे में तो यहां की कैपिटल बेटा क्या हो गई? मनामा हो गई। और यहां की जो करेंसी है, याद रखना, यहां पर हम लोग दिनार चढ़ते हैं। क्या यूज करते हैं? दिनार कहते हैं। कि यहां की कैपिटल हमारी क्या होगी? मनावा, और जो हमारी करेंसी है वो हमारी दिनार हो गई। ठीक है, याद रहेगा सभी लोगों को। चलिए आते हैं आज का पहला स्टैटिक पॉइंट पे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे 2021? यानी कि हम लोग जो इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे मनाए हैं 2021 का, उसका थीम क्या आपको बताना है जरा जल्दी से, टू एवरीबॉडी बताओ। द म्यूजिक ऑफ वर्ल्ड्स, हंगर फॉर वर्ल्ड्स, सेलिब्रेटिंग लिटरेचर एंड रीडिंग, लेट अस ग्रो विद द बुक एंड केयरिंग थ्रू द रीडिंग। व्हाट इज द राइट आंसर? मुझे बताओ जल्दी से, आंसर क्या होगा? मुझे बताओ जरा जल्दी से, आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? तो जरा देखिए आंसर क्या होगा। तो हमारा जो आंसर है बेटा, याद रखना, आंसर हमारा होगा द म्यूजिक ऑफ वर्ल्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बताओ जरा जल्दी, बहुत ही न्यूज में रहा था ये। वेयर डिड द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज नेम, जिसका नाम है सांतेर उग्रसेना, जिसको कहते हैं फ्रंट रनर ऑफ द पीस, ये कहां पर शेड्यूल था? ये कौन सी कंट्री में होने वाला था? यानी कि सांतिन उग्रसेना 2021 फ्रंट रनर ऑफ द पीस नामक एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कहां पर आयोजित किया जाना है? सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया या सिंगापुर? तो याद रखना, मैंने कराया था, यह है बांग्लादेश में आयोजित होगा। यह कहां पर? यह बांग्लादेश में होगा। ठीक है, अगला, अभी हाल ही में पेटीएम मनी ने अपना R&D सुविधा कहां पर स्टार्ट किया है?
अभी हाल ही में सभी लोगों को पता होगा पेटीएम का जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा में है। बताओ इसका आर&डी सेंटर कहां पर आयोजित किया गया है? बताओ जरा जल्दी से। पेटीएम मनी, तो याद रखना यहां दो चीजें मैं कहना चाहूंगा सभी लोगों को कि एक होता है हेडक्वार्टर जो कि नोएडा में है और एक होता है आर&डी जो कि इसका पुणे में है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा पुणे इज द राइट आंसर। अच्छा, अभी आपको याद होगा पुणे में एक न्यूज आई थी बड़ी प्यारी सी। क्या न्यूज आई थी? पुणे को स्वच्छता के लिए, याद आया था? पुणे को स्वच्छता के लिए 1000 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए किसने दिया था? जापान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने पैसा दिया था। जापान ने पुणे को स्वच्छ करने के लिए इंडिया को कितना? 1000 करोड़ रुपए। याद आया? अगला जो एक्सरसाइज हुई थी बांग्लादेश के साथ में, उसका थीम क्या था? उसका थीम क्या था? पीस एंड राइट, रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन, कंट्रोल द पीस, सिक्योर ह्यूमैनिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट। तो याद रखना इसका आंसर हमारा होगा रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन इज द थीम। चलिए अगला बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लोकटक झील कहां है? लोकटक एक बहुत प्यारा सा झील है, लोकटक लेक, ये भारत में कहां पर है? तो याद रखना ये है आपका मणिपुर में। कहते हैं लोकटक लेक वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द इंटायर वर्ल्ड, यानी विश्व में सबसे बड़ा लेक है फ्रेश वाटर का, इसका नाम है लोकटक जो कि मणिपुर में है। लोकटक लेक हैज बीन ए प्राइमरी सोर्स ऑफ सस्टेनेबल फॉर ओवर 55 विलेजेस एंड हेमलेट सिंस टाइम इमोरियल। मतलब जरा सोचो करीब 55 ऐसे गांव हैं मणिपुर में जहां के मेन जीवन यापन का सोर्स है ये झील जिसका नाम है लोकटक लेक। ठीक है, चलिए अगला बताओ। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर टेंपल कहां पर है? बताओ विश्व का सबसे बड़ा टेंपल कहां? इंडिया, नेपाल, कंबोडिया या लाओस? तो याद रखना कंबोडिया को हम लोग मंदिरों का शहर भी कहते हैं, मंदिरों का देश भी होता है कंबोडिया, याद रखिएगा। ठीक है, कहते हैं, नाम जरा देखिए ध्यान से, अंगोर वॉट इज ए टेंपल कॉम्प्लेक्स एट अंगोर कंबोडिया। इट इज द लार्जेस्ट रिलीजियस मोन्यूमेंट इन द वर्ल्ड ऑन साइट मेजरिंग, जरा सोचो करीब ये 162 हेक्टेयर में फैला हो। भाई साहब पूरा ये फर्मी है, तो कितना बड़ा मंदिर होगा? 162 हेक्टेयर में ये फैला हुआ मंदिर है, समझ रहे हो भाई साहब। चलिए अगला आते हैं, द श्री रंगम टेम्पल जो कि often listed as the largest functioning Hindu temple in the world, the temple located in तमिलनाडु। जरा सोचो, एक तो पुराना मंदिर है कहां पर? कंबोडिया में, और हमारे देश में भी कहते हैं तमिलनाडु मंदिरों का शहर कहा जाता है, स्टेट कहा जाता है तमिलनाडु को। तो यानी कि वहां रखना श्री रंगम टेम्पल जो है वो भी बहुत बड़ा मंदिर है जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए आते हैं आज के बहुत ही प्यारे सेशन में, और आज का मुख्य टॉपिक ही हमारा है एनपीए। आई होप मैं आपके डाउट को आज समाप्त कर दूं। ये आज का बर्निंग बूस्टर मैंने इसको शामिल किया एनपीए। ठीक है, और ऐसे मैं इसमें पूरा टॉपिक लिया ही हूं आपको, बट मैं थोड़ा बाद में बताता हूं कि क्या है ये टॉपिक एनपीए, जरा समझना। पहले टॉपिक को समझो एक्चुअली क्या है ये, तब आंसर आपको बनाना आसान होगा। ठीक है, अगर मैं आपको ये बोलूं सभी लोगों को जरा सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से, मेरा नाम है राजीव मिश्रा, मेरा नाम है राजीव मिश्रा, जो शायद सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, ऐसा मैं मानता हूं। भाई मुझे कहीं घूमने जाना था, मुझे 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। जरा सुनना ध्यान से, आज के बाद नहीं बोलोगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, और हाँ कमेंट में नहीं देख पा रहा हूं, कारण मैं बताऊंगा आपको क्लास के लास्ट में। तो आपका अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको वहां पे सॉल्व करूंगा। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। ठीक है, इट्स माय कमिटमेंट। मुझे 1000 रुपए की रिक्वायरमेंट है, सॉरी 1 लाख रुपए की। हमें कहीं से उधार लेना होगा, हमें कहीं से क्या करना होगा? उधार लेना होगा। तो सपोज हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा कि हमको लोन दे दीजिए, तो एसबीआई ने हमको लोन दे दिया, लोन दे दिया और कहा हमको, बस 2 मिनट से,
अगर और उसमें हमको कहा क्या कि सपोज आपका जो लोन है एट द रेट 10%, जरा समझिएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1,00,000 रुपए, 1,10,000 रुपए हमारा क्या हो गया, हमारा टोटल लोन हो गया, और हमें इसे चुकाना होगा मंथली ईएमआई के फॉर्म में, मंथली ईएमआई के फॉर्म में हमें चुकाना होगा। अब जरा समझना ध्यान से, कहानी यहीं पर है, ठीक है। हमें हर मंथली देनी होगी क्या, मंथली इंस्टॉलमेंट, लेकिन मान लो किसी कारण से हम ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, हम नहीं दे पा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा, बैंक पहला 30 डेज तक हमारा वेट करेगा कि आप नहीं दिए, कुछ रीजन हो सकता है, दोबारा फिर वेट करेगा 30 डेज तक कि आपने पैसा क्यों नहीं दिया, दोबारा फिर वेट करेगा, और जैसे ही तीसरी 30 डेज पूरा होगा, यानी कि हम कह सकते हैं जैसे ही 90 दिन पूरे होंगे, बैंक को शायद लगेगा कि आप पैसा रिटर्न करने वाले नहीं है। और जो भी लोन मिलता है, याद होगा लोन हमेशा एसेट्स होता है उस संस्था का, यानी कि इसे ही नाम दिया गया एनपीए, इसे ही नाम दिया गया क्या, एनपीए। एक काम करते हैं, जरा जल्दी से कुछ परिभाषा है उसको पहले एक बार आप देख लो, बाकी मैं फिर आपको समझाता हूं। कुछ ये परिभाषा एक बार इसको जरा ध्यान से देखो, एवरीबॉडी जरा ध्यान से देखो। चार ऐसे रीजन हैं, यानी कि किसी भी कारण से अगर मैं बोलूं आपको कि अगर आप लोन नहीं दे पा रहे हो, याद रखना टिल 90 डेज तक, तो उसे हम लोग कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्या कहते हैं उसे हम लोग, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। जरा देखो पहला सेंटेंस क्या है हमारा, है जो पहला, जरा देखो क्या हमारा उसको कहता है कि कोई भी ब्याज, कोई भी इंस्टॉलमेंट अगर नहीं चुकाया गया, ओवर ड्यू रहा कितने दिनों के लिए, 90 दिनों के लिए, तो उसे हम एनपीए कहते हैं। ये पहला क्लॉज, ठीक है। कोई भी अकाउंट अगर इनएक्टिव है, याद रखना आउट ऑफ ऑर्डर है कितने दिनों के लिए, या बस आपको ये याद रखना है 90 दिनों के लिए, तो उसे हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं। ये सभी लोगों को याद रहेगा, टू एवरीबॉडी, ठीक है। ये रूल आया कब से, ये रूल आया 2004 से। चलो और आगे देखते हैं क्या है। चलो और आगे देखते हैं। अगर कोई बिल पेमेंट होना बाकी है और अगर उसमें भी 90 दिन हो गया, तो उसे भी बैंक कहता है हम एनपीए मान लेंगे। मतलब मान लो मेरा कोई क्रेडिट कार्ड का बिल है और उसे हम नहीं पेड कर पा रहे हैं, तो बैंक का कहना है कि अगर 90 दिन तक वो सीमा क्रॉस हो गई तो हम उसे भी एनपीए कहेंगे। ऑप्शन है, तो उसे भी एनपीए हम लोग कहेंगे, ठीक है। याद रखना एनी अमाउंट, मतलब याद रखना सिंपल तरीके से समझना, कोई भी अमाउंट जो कि ड्यू डेट में है, कोई भी अमाउंट जो ड्यू डेट में, याद रखना उसको आपको देना है एनी हाउ। अगर 90 दिन हो गए तो आपको कहलाएंगे कि आप एनपीए होल्डर। आई होप मैंने अपनी बात पूरी कर दी यहां तक। मुझे लगता है कि किसी को डाउट नहीं होना होगा। बस आपको याद रखना है, कोई भी पेमेंट आप किसी को देखना कि अगर वह 90 दिन हो गए और नहीं चुकाया गया है, इसका मतलब दैट इज कॉल्ड एनपीए, दैट इज कॉल्ड एनपीए। आई होप यहां तक क्लियर होगा, और अगर तब भी डाउट होता है तो मुझे बताना आप लोग कॉमेंट करके वीडियो के नीचे, ठीक है। चलो, लेकिन बेचारा जो किसान है उसकी क्या गलती है? क्या पॉसिबल है कि चावल की खेती वो 1 महीने 2-3 महीने में पूरा कर लेगा, बेच देगा? तो किसानों को थोड़ा छूट दिया गया। क्या छूट दिया गया, जरा देख लेते हैं। उनको ये कहा गया, जरा देखना उनको क्या कहा गया कि भाई देखो, अगर कोई आपने लोन लिया है शॉर्ट टाइम के लिए, किसी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए जो जल्दी उपजता है और जल्दी आप बेच सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए, तो याद रखना अगर हम उसे एनपीए तभी कहेंगे जब लगातार 2 क्रॉप सीजन तक आप नहीं पैसा दोगे तब। मतलब जरा समझना, किसानों के हिसाब से जरा समझना, 6 महीनों को हम लोग कहते हैं 1 क्रॉप सीजन, तो 2 क्रॉप सीजन कितना हो गया, 12 महीने। यानी हम कह सकते हैं अगर लोन छोटा लिया गया है, यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लिया, यानी कि 12 महीने के लिए फॉर एग्जांपल, तो जैसे ही 2 क्रॉप सीजन होंगे हम उसे कह पाएंगे क्या, उसे हम कह पाएंगे एनपीए। ये हुआ केस 1। लेकिन बहुत ऐसी खेती होती है जो जिसमें उधार देती है किसानों को लंबे अवधि के लिए, उसमें कहा गया कि जैसे ही 1 क्रॉप सीजन होगा और उसके बाद अगर आपने पैसा नहीं दिया तो हम उसे मान लेंगे क्या, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आई होप कंफ्यूजन तो किसी को नहीं होना चाहिए।
छोटा लोन है, फॉर एग्जाम्पल लोन छोटा है तो 2 क्रॉप सीजन, लॉन्ग टर्म के लिए है तो 1 क्रॉप सीजन, मोटा मोटी, ठीक है। तो यानी कि याद रखना यही वो सारी रीजन है जिसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं क्या, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इसे हम कहते हैं देश में एनपीए, इसे हम कहते हैं देश में एनपीए। जरा हम लोग आगे चलते हैं। अब एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आता है कि सर एनपीए होते कितने प्रकार के हैं, कैसे इसको हम याद करें। तो मैं एक तरीका सिखा रहा हूं आपको, बस उस तरीकों को आप याद करना, ठीक है। बस आप उस तरीकों को आपको याद करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। जरा देखना, आपको ऐसे याद रखना है, सबसे पहला अगर मैं बोलूं, सबसे पहला अगर मैं बोलूं स्टैंडर्ड यानी कि सबसे अच्छा वाला चोर। दूसरा आपको याद करना है सब स्टैंडर्ड एनपीए, थोड़ा बुरा वाला चोर, ठीक है। तीसरा भैया लग रहा है पैसा नहीं देगा यानी कि डाउटफुल एनपीए, ठीक है। और चौथा भैया अब तो पैसा नहीं देगा। आपको दिमाग में बस कुछ नहीं, ये 4 चीज याद रखना है, ओनली 4 परिभाषा। पहला सबसे अच्छा वाला चोर, दूसरा थोड़ा बुरा वाला चोर, तीसरा थोड़ा और बुरा वाला चोर, और चौथा हमारा चोर तो डाकू बन गया। अगर कोई भी उधार 90 दिनों से ऊपर होता है तो वो मुझे लगता है कि साउंड चली गई थी बहुत देर पहले, ऐसा मेरा मानना। मैं एक बार चेक कर लेता हूं। मणिपुर में कहते हैं मुझे लगता है कि किसी को डाउट नहीं होना होगा, बस आपको याद रखना है कुछ नहीं, ये 4 चीज याद रखना है, ओनली 4 परिभाषा। चलो, यानी कि मैंने ये लिखा तो आपको याद होगा, ठीक है। जरा समझना, 4 चीज होती हैं, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड और तीसरा डाउटफुल। 4 चीजें, स्टैंडर्ड, डाउटफुल, सब स्टैंडर्ड एंड लॉस्ट। अगर कोई भी उधार 90 दिनों से ज्यादा हो गया तो वो हमारा हो गया स्टैंडर्ड एनपीए। अगर कोई उधार हो गया 90 से लेकर 365 डेज तक तो उसे हम लोग कहते हैं सब स्टैंडर्ड एनपीए। और अगर कोई उधार, याद रखना, अगर 1 साल से 3 साल के बीच में हुआ तो उसे हम लोग कहते हैं डाउटफुल एनपीए।
और चौथा, जैसे ही 3 साल पूरा हो गया तो उसे हम कहते हैं लॉस्ट एनपीए। आई होप मेरी बात सभी लोगों तक क्लियर हो गई होगी। एनपीए 4 प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस्ट। कहीं कहीं आप बुक में पढ़ोगे कि पहले को शामिल नहीं करता है। क्यों भाई, उधार तो एनपीए तो हो ही चुका है, तो इसलिए पहले को शामिल वो नहीं करता है। बट याद रखना, होते 4 होते हैं नॉर्मली, आप ऐसे समझ सको 3 स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। एक हमारा सब स्टैंडर्ड, एक हमारा डाउटफुल और एक हमारा लॉस्ट हो गया। यानी कि यही सबसे बड़ी विडंबना है बैंकों की कि बैंक पैसा देते हैं, पैसा डूब जाता है और पैसे लेने के लिए फिर वो पीछे पीछे भागते हैं। तब लोग कहते हैं कि पैसा बैंक क्यों नहीं देते हैं। यही रीजन है, यही रीजन और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। आई होप ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। बीच में थोड़ा टाइम का डिस्टर्ब रहा, सॉरी फ्रॉम माई साइड, थोड़ा मैनेज कर लेना, आज फर्स्ट डे के लिए कह रहा हूं, है ना। चलिए अब देखो, यहीं पे लंबे चौड़ी परिभाषा है बेटा, ये सारी देखो ध्यान से परिभाषा है कि हम लोग कब कब किसको क्या कह सकते हैं, टू एवरीबडी, है ना। तो याद रखना, अगर मैं बोलूं इसको कब कब क्या कह सकते हो, जरा देखना, वही जो मैंने बोला, एक हमारा क्या हो गया, एक हमारा हो गया स्टैंडर्ड, दूसरा हमारा हो गया डाउटफुल और तीसरा हमारा हो गया लॉस्ट। यानी कि 3 बस याद रखना। 3 साल हो गया तो डाउटफुल, 3 साल से ज्यादा हो गया तो लॉस्ट कहेंगे, और अगर 12 महीने की बात करें तो क्या हो गया, सब स्टैंडर्ड, हम लोग इसको एनपीए कहेंगे। एक बात जरूर याद रखना, जब तक कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई भी ऑडिटर, कोई भी मेंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जाके वेरीफाई नहीं करता है कि यस अब ये लोन नहीं मिलने वाला है, और तभी उसको हम लोग इस कैटेगरी में डालते हैं लॉस्ट एनपीए में। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये बहुत बार बार आया हुआ है, ठीक है। जब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई भी मेंबर, आपका इंटरनल ऑडिटर, आपका क्या कहते हैं कोई चार्टर्ड अकाउंट कुछ भी वेरीफाई नहीं करेगा, हाँ अब ये पैसा रिकवर नहीं होगा, तो हम इसे कहते हैं एनपीए। मैंने आपको ये मार्कर दिया और मैंने आपसे कहा कि इस मार्कर के मतलब मुझे मंथली आप 10 रुपए ब्याज देना, तो ये मैंने आपको लोन दिया और ये मार्कर मेरे लिए क्या हो गया, ये मार्कर मेरे लिए हो गया एसेट, क्योंकि हम इससे पैसा कमाना स्टार्ट कर दिए। यानी कि याद होगा आपको, लोन बैंक के लिए हमेशा एसेट्स होता है और उस लोन से उसको पैसा तो मिल नहीं रहा, इसलिए क्या कहा गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहा गया। आई होप सभी चीजों को क्लियर होगा, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि मैं कमेंट नहीं देख पा रहा, हो गया सर मैनेज, मैं बार बार कमेंट नहीं देख पा रहा हूं, तो जो भी डाउट रहे डू नॉट वरी, आप बस वीडियो के नीचे कमेंट करके डाल देना, मैं आपको देखूंगा, मैं आंसर आपको दे दूंगा, बताऊंगा लास्ट में कि क्यों मैं आपको कमेंट आज नहीं देख पा रहा हूं, ठीक है। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक लोन को हम लोग एनपीए कब कह सकते हैं, यानी याद रखना इसमें कृषि वाला शामिल नहीं है। तो मैंने क्या सिखाया, अगर कोई भी इंटरेस्ट, अगर कोई भी इंस्टॉलमेंट, अगर 90 दिनों तक अगर मैं बोलूं वह नहीं पेड किया जाएगा तो उसे हम लोग कहेंगे क्या, एनपीए। बिल्कुल पहला तो सही है। चलो दूसरा चलते हैं, यहां गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लेना। दूसरा चलते हैं, चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है, लॉस एसेट्स इज वन विच हैज बीन आइडेंटिफाइड एज सच बाय। लॉस एसेट्स को कब कहा जाता है आपको ये बताना है। मैंने क्या बोला, अगर बैंक का इंस्पेक्टर, कोई भी ऑडिटर, कोई भी आरबीआई का मेंबर अगर कहेगा तो उसको हम लोग लॉस्ट मानेंगे, यानी कि एनी ऑफ द एबव इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। क्या बात है भाई, ये भी सही कर लेना बेटा, चौथा होगा तीसरा नहीं होगा, थोड़ा सा टाइपिंग का मिस्टेक हुआ है कहीं, ठीक है। अगला बताओ जरा ध्यान से इसको पढ़ना, अगर कोई भी शॉर्ट क्रॉप लोन है, अगर कोई भी शॉर्ट क्रॉप लोन है तो उसे हम एनपीए कब कह सकते हैं, बताओ मुझे जरा जल्दी से। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अगर कोई लोन शॉर्ट टर्म के लिए है तो 2 मंथ, 2 क्रॉप सीजन, और अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए है तो 1 क्रॉप सीजन। यहां किसके लिए पूछ रहा है, याद रखना, यहां पूछ रहा है शॉर्ट टर्म, तो क्या होगा, अप टू 12 मंथ, अप टू 12 मंथ इज द राइट आंसर, ठीक है। हे भगवान, आज टाइपिंग वाले ने गलत, राम राम राम, इसका आंसर होगा हमारा अप टू 12 मंथ, अप टू 12 मंथ इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला,
द क्राइटेरिया फॉर एसेट्स क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। भाई मैंने क्या बोला था, कृषि के क्षेत्र में याद रखना एनपीए कब डिसाइड होता है, कुछ भी होने से, कौन सा खेतीबाड़ी किसान कर रहे हैं, कौन सा क्रॉप हो रहा है, सब कुछ डिपेंड करता है, तभी वो एनपीए डिक्लेयर होगा। ठीक है, चलिए आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। और ये मैंने पूछा था होमवर्क कि भाई ये क्या क्या मनाया जाता है कब कब, तो जरा समझना दोस्तों। जैसे कि मैं बोलूं इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस, ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है, याद रखना। ये मनाते हैं कब, हमेशा 6 फरवरी को। एक्सेलरेटिंग इन्वेस्टमेंट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, ये इस वर्ष का थीम था बेटा। ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक हम लोग कब मनाते हैं, 6 से 12 फरवरी को मनाते हैं। सेफर इंटरनेट डे हम लोग कब मनाते हैं, 8 फरवरी को मनाते हैं। थीम क्या था, टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक की अगर मैं बात बोलता हूं तो ये मनाते हैं 14 से 18 फरवरी को। एंड द लास्ट वन वर्ल्ड पल्सेस डे हम लोग मनाते हैं कब, 10 फरवरी को। और इस वर्ष का थीम जरा देखो क्या है, पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। तो ये याद रखना, ये होमवर्क मैंने दिया था आपको, ये होमवर्क मैंने आपको दिया था शायद फ्राइडे को, इट माइट भी मैंने आपको दिया था फ्राइडे को, बट उसका आंसर मैं आपको आज बता रहा हूं मंडे को। ठीक है, चलिए, और ये रहा आज का होमवर्क। बस आपको 2 चीज बतानी है इसमें, याद रखना कि पीसीए जो है वो कौन से ईयर में लागू हुआ, नंबर 1, और दूसरा यह कौन से बैंक पर लागू होता है, यह कौन से बैंक पर लागू होता है। ठीक है, ये आपको दोनों बताना है। अपने फोन में एग्जामपुर का ऐप डाउनलोड कर लो, इट इज कंपलसरी टू एवरीबॉडी। और याद रखना, क्योंकि आज मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा था, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आपका जो भी डाउट है मुझे बताइएगा वीडियो के नीचे कमेंट करके, मैं देखूंगा। क्योंकि पूरी टीम एग्जामपुर की है वैष्णो माता की ट्रिप में, इसी कारण से आज ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में ली जा रही थी, इसीलिए मैं आपके कमेंट आज नहीं देख पा रहा। ठीक है, बट क्लास हैम्पर नहीं होनी चाहिए, ये मेरा हमेशा से वादा रहा है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। हाँ, कल है मंगलवार और कल का सेशन बहुत ही धाकर होने वाला है। ठीक है, कल पूरी कसर हम लोग की छूटेगी 4 दिनों की। ठीक है, तो कल के सेशन सभी लोग को लाइव रहना है। विदा लेता हूं, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।